हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भरत, आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। और आज हम समझने वाले हैं कि टैली में ग्रुप क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है और कौन सा ग्रुप कब हमें यूज में लेना है। स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी एक डिमांड है कि सर हमें सारे ग्रुप्स के बारे में वन बाय वन एक बार आप बता दो। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टैली में ग्रुप होते कहाँ पर हैं। तो इसे देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो गेटवे ऑफ टैली है, इसमें हम यहाँ अल्टर में आएंगे और अल्टर में आके जब हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे टोटल जो है ग्रुप जो है बने हुए हैं। अगर हम इन ग्रुप को नेचर वाइज अगर देखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि बैक आएंगे वापस और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके जब हम ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सारे के सारे जो टैली में ग्रुप है ये टोटल ग्रुप आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि टैली में टोटल ग्रुप होते कितने हैं, तो टैली में ये देखो यहाँ पे है टोटल टोटल 28 जो है वो ग्रुप टैली में काम आते हैं मेनली। ठीक है। और अगर हम इन ग्रुप्स की नेचर वाइज अगर इनको हम डिवाइड करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रुप है वो दो तरीके के ग्रुप होते हैं। एक होता है जिसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं और एक होता है जिसे हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। जो प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो क्या होते हैं, यहाँ आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी ग्रुप है वो टोटल ग्रुप 28 होते हैं। इसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं और 13 है वो सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप के अंडर में ही क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है। या सेकेंडरी ग्रुप वो सभी ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप के अंडर में होते हैं या जिनका नेचर प्राइमरी ग्रुप की तरह ही होता है, मगर हम टैली में उन्हें इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम उनसे रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो टैली में अलग से हम देख सकें, उनका रिपोर्ट का सेक्शन अलग से बन सके। ठीक है। तो ये जो 13 ग्रुप हैं जो टैली में बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं ये भी सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। और अगर हमें 28 ग्रुप के अलावा भी अगर हमें खुद को सेल्फ, तो टैली हमें खुद को भी ये फैसिलिटी देता है कि अगर हमें किसी ग्रुप की नीड है तो हम वो ग्रुप खुद भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और वो भी क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ग्रुप ही कहलाएगा। तो प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप 13 होते हैं और हम जो बनाते हैं वो फिर इसमें ऐड हो जाता है। अभी जो है वो टैली के जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप है वो 28 है, वो अभी यहाँ पे हमारे कुछ शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी ग्रुप कौन से हैं। तो देखो, ब्रांच एंड डिवीजन ये एक प्राइमरी ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट एक प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में है, यानी इसका नेचर भी कैपिटल अकाउंट की तरह ही है, तो ये एक सेकेंडरी ग्रुप हुआ। करंट एसेट्स है ये एक प्राइमरी ग्रुप है, करंट लाइबिलिटी एक प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी अकाउंट है। और इनके अंडर में देखो आपको यहाँ थोड़ा सा ये राइट साइड में दिख रहा है, ये जो ये वाला ग्रुप है, ये सारे जो ग्रुप है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सेकेंडरी ग्रुप है जो प्राइमरी ग्रुप के नीचे आपको क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें ग्रुप का नेचर हमें मालूम चल गया और कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। बट इसका हमारे अकाउंटिंग में कोई ज्यादा इसका रोल नहीं है। रोल इस बात का है कि कौन सा ग्रुप हमें कब यूज में लेना है। ठीक है। वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, हमें तो उसको यूज में लेना आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कि हम ग्रुप जो है एक्चुअल में ग्रुप होता क्या है। ठीक है। और ग्रुप का यूज क्या है, ग्रुप कहते किसे है। देखो, हम बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस में हम क्या बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं। ठीक है। और ये जो लेजर है इस लेजर का क्या होता है, एक नेचर होता है। ठीक है। कि भाई ये हमारे बिजनेस के लिए ये देनदार है या लेनदार है, ये हमारे लिए एसेट है या ये लाइबिलिटी है, हमें देना है या हमें लेना है। तो हर लेजर का एक नेचर होता है। इस नेचर को जो है हम क्या करते हैं,
एक ग्रुप के द्वारा क्या कर देते हैं, इसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एक लेजर का जो नेचर होता है ना, वो नेचर ही क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। और ये जो नेचर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, एक लेजर का जो नेचर है 28 टाइप में से कोई सा भी हो सकता है वो लेजर जो है वो ब्रांच और डिवीजन से रिलेटेड हो सकता है वो जो लेजर आप बना रहे हो वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है वो आपके करंट एसेट से रिलेटेड हो। तो यही चीज हमें डिफाइन करनी होती है कि हम जब लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर को क्रिएट करते समय उसका नेचर डिफाइन करने के लिए हम ग्रुप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी आप लेजर क्रिएट करते हो टैली में तो आपको वो सही ग्रुप पूछता है और आपको सही ग्रुप सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत नेचर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो या गलत ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हो, इससे आपका बैलेंस शीट जो है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी गड़बड़ हो जाएगा और इस तरीके से आप जो है बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम वन बाय वन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज जो है हर ग्रुप के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। तो वीडियो हो सकता है 5 मिनट का 10 मिनट का लंबा हो जाए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें वन बाय वन में समझा रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांच एंड डिवीजन। ठीक है, तो ब्रांच एंड डिवीजन इस ग्रुप का इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है, यानी कि हम किस तरीके की लेजर बनाएंगे तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ब्रांच एंड डिवीजन के अंडर में, ठीक है, कब लेजर बनते हैं और कौन से लेजर बनते हैं, इसके अंडर में वो लेजर बनते हैं जैसे सपोज करो कि आराधना है, आराधना इंस्टीट्यूट जो है, आराधना इंस्टीट्यूट के मान लो कि 3 ब्रांच है, एक रेनवाल में है, एक चौमू में है, एक जयपुर में है। ठीक है, और इन सब ब्रांचों का जो भी अकाउंटिंग है वो आराधना से हो रहा है, जो भी पैसा जा रहा है वो आराधना से जा रहा है और जो भी इनके खर्चे हैं वो भी आराधना ही भेज रहा है और जो इनकी इनकम है वो भी आराधना की इनकम है। यही मतलब हुआ ना ब्रांच बिजनेस में, जो ब्रांच मॉडल है उसका मतलब यही हुआ कि जब हम ब्रांच डेवलप करते हैं तो हम हमारे इनकम बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए इनकम के क्या हो गए, सोर्स हो गए, रेनवाल, चोमू, जयपुर। ठीक है, तो इनके खर्चे भी हमारे को ही उठाने पड़ेंगे और यहाँ से इनकम है वो भी हमारी है, यहाँ जो जो भी चीजें यहाँ पर जरूरी है वो सारी हम। तो ये जो ब्रांच एंड डिवीजन का तब होता है यूज जब आपकी क्या है, आपकी जो बिजनेस है उसकी अलग अलग क्या है, ब्रांचेज हैं और आप हर ब्रांच का क्या करना चाह रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स जो है अपने यहाँ पर, मान लो रेनवाल ब्रांच से आपके पास पेमेंट आया, चोमू ब्रांच से पेमेंट आया, जयपुर ब्रांच से पेमेंट आया, तो आप इनको ब्रांच वाइज जो है आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं। तब हम जो है ये क्या करते हैं, इनके लेजर्स बनाते हैं। जैसे रेनवाल है तो हम इसकी लेजर बनाएंगे आराधना ब्रांच रेनवाल, ये एक लेजर बना दी हमने आराधना रेनवाल। ठीक है, और इसके ये किसके अंडर में बनेगी, ये बनेगी ब्रांच एंड डिवीजन के अंडर में। आ गई समझ में। इसी तरीके से हम चौमू की बना देंगे आराधना चौमू ब्रांच, और ये भी किसके अंडर में हो जाएगी, ब्रांच एंड डिवीजन के अंडर में। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन ब्रांचों से जो भी हमारा लेन देन होगा वो हम ब्रांच वाइज रिपोर्ट में क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आपकी क्लियर हो गई। सेकंड चीज है इसका यूज तब करना, कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल सर इसका इस ग्रुप का कब इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई ये ग्रुप रिलेटेड है, कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी। पूंजी मतलब कि जब एक बिजनेस को शुरू करता है या जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसका जो ओनर होता है वो ओनर क्या करता है, उस बिजनेस में एक पूंजी जो है वो डालता है यानी निवेश करता है। ठीक है, तो ये जब उसमें पूंजी डालता है तो इसका इस ओनर का एक अकाउंट तो बनेगा ना, क्यों, इस ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में। तो इस ओनर के नाम से, मान लो कि ये ओनर का नाम है महेश, तो ये महेश के नाम से एक लेजर बनेगा जिसे हम कहेंगे महेश कैपिटल अकाउंट, यानी कि महेश ने पैसा लगाया है। और ये जो अंडर ग्रुप होगा तब हम यहाँ पे कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि पैसा लगाते समय ही कैपिटल अकाउंट का यूज होता है। ठीक है, अगर ये महेश बिजनेस से पैसा निकालता है तो बिजनेस से जब पैसा निकाला जाता है तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। जब भी कोई ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसे ड्रॉइंग अकाउंट कहते हैं। और ये जो ड्रॉइंग अकाउंट का लेजर है
ये भी किसमें, ये पैसा किसमें से निकला, जो आपने पैसा लगाया है, यानी कि ये भी कैपिटल के नीचे ही आता है। तो कुल मिला के अगर आप पैसा निकालते हैं बिजनेस से, आप ओनर हैं, बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग अकाउंट होगा और वो भी अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा। तब आपको यहाँ कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो जब हम ड्राइंग अकाउंट की लेजर बनाते हैं तो भी हमें अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, और जब हम पैसा लगाते हैं तो महेश कैपिटल अकाउंट, तब भी हमें कैपिटल का क्या करना होता है, लेजर सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ब्रांच का बता दिया, कैपिटल का बता दिया। अब बात आती है कि सर रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो आपको ये तो समझ में ही आ रहा होगा कि ये सब ग्रुप है। किसका ग्रुप है, इसका नेचर तो इसका कैपिटल ही है। ठीक है, तो ये है तो सही किससे रिलेटेड है, तो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये अंडर ग्रुप क्या है इसका, कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इसका नेचर तो कैपिटल की तरह ही हुआ। ठीक है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के नीचे कौन सी लेजर्स आती है, इसके नीचे क्या होता है, रिजर्व आप समझो कि रिजर्व किसे कहते हैं और सरप्लस किसे कहते हैं। ठीक है, देखो हम हमारे कैपिटल का क्या होता है ना, बिजनेस एक अलग तरीके से चलता है। ठीक है, बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कंपनी को। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भविष्य की अनिश्चितताओं को, भाई किसी ने देखा तो नहीं ना कि 2 साल बाद, साल भर बाद, 2 महीने 4 महीने बाद में क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कैपिटल का जो है कुछ पार्ट जो है वो हम रिजर्व के रूप में क्या कर लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे रिजर्व का एक लेजर बनाते हैं या रिजर्व एंड सरप्लस का लेजर बनाते हैं, और वो किसके नीचे आता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस किसके नीचे आ जाता है, कैपिटल अकाउंट के। तो जब हम भविष्य की कुछ आवश्यकताओं को या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। ठीक है, और अब आगे हम चलते हैं कि करंट एसेट्स क्या होता है। ठीक है भाई, करंट एसेट्स के नीचे ये सारा का सारा है। तो आप पहले तो एसेट्स समझ लो कि एसेट्स क्या है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है भाई, संपत्ति। ठीक है, अब संपत्ति का मतलब क्या होता है, संपत्ति का मतलब होता है कि जिस चीज के ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। ठीक है, पूर्ण अधिकार, आप सीधा सीधा समझ लो कि जिस भी वस्तु पे आपका पूरा का पूरा अधिकार है, ठीक है, वो वस्तु किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, हो सकता है वो एक टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है आप उसको छू भी सकते हो सकता है कि आप उसको नहीं भी छू सकते हो, लेकिन आपका उसके ऊपर क्या है, पूरा अधिकार है। आप उसे क्या कर सकते हो, कभी भी आप सेल कर सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, तो वही चीज एसेट्स कहलाती है। लेकिन एसेट्स जो है वो दो तरीके की एसेट्स होती है। ठीक है, पहली होती है, एक होती है जिसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब हमारा पूर्ण अधिकार तो इस पे भी है और इस पे भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है, करंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो चल संपत्ति है, यानी चल का मतलब आप ये समझो कि उसमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव जो है वो होता रहता है। ठीक है, एंड फिक्स एसेट्स हम उसको बोलते हैं जो अचल संपत्ति है। ठीक है, जो एक बार आप खरीदते हो तो आपका एक लॉन्ग व्यू होता है। ठीक है, इस संपत्ति में आपका एक लॉन्ग व्यू होता है। ठीक है, एक लंबे समय तक आप इसके साथ में बने रहते हैं। जैसे मान लो एसेट्स की अगर मैं बात करूं, फिक्स एसेट्स की बात करूं, तो फिक्स एसेट्स में जैसे मान लो कि मैंने कोई जमीन खरीद ली, कोई लैंड खरीद ली, मैंने कोई मशीनरी मैंने खरीद ली। ठीक है, कोई मशीन खरीद ली, मैंने बिजनेस शुरू किया हो तो एक कंप्यूटर की जरूरत थी, मैंने कंप्यूटर खरीद लिया। ठीक है, अब यार कंप्यूटर मैंने खरीदा है तो ये तब तक रहेगा जब तक मेरा बिजनेस है। मशीनरी मैंने खरीदी है, ये तब तक मेरा व्यू है जब तक मेरा बिजनेस है। ठीक है, जमीन मैंने खरीदी है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको कल ही बेच दूंगा। ठीक है, तो मेरा प्लान है कि भैया ये मैं रखूंगा, इसमें मेरा घर बनाऊंगा या मेरी कंपनी का ऑफिस बनाऊंगा। तो जिसके साथ में हमारा लॉन्ग विजन होता है वो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्या हो जाते हैं, जैसे मान लो आपका बैंक बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है, जो पैसा पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में, जो पैसा पड़ा है वो क्या है, ठीक है, वो बदलाव है, वो बदलता रहता है। ठीक है, आज आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, दूसरे दिन आपने जो है निकाल लिए, तो वो अब जो पैसा पड़ा है वो पैसा आपका है तो क्या एसेट्स ही है, मगर उसमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मान लो आपने कोई एफडी करवा दी, बैंक के अंदर कोई एफडी करवा दी, तो वो पैसा आप ही का है, लेकिन
वो उसमें बदलाव होता रहता है, या तो वो बढ़ता रहेगा या वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हो गया, एफडी हो गई, आपके यहाँ बिजनेस में जो केस है, रोज जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो उतना ही थोड़ी रहेगा, वो डे बाय डे बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ये जो इस तरीके के एसेट्स है, जिसमें जो चल संपत्ति कहलाती है, एक तरीके से हिंदी में समझ लो, इसे करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स के अंदर देखो इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, करंट एसेट्स में आपके सबसे पहले क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट। भाई आप बैंक अकाउंट ये कब आपको यूज में लेना है, मान लो आपने, आपका जो बिजनेस है, आप टेली में किसी कंपनी को मेंटेन कर रहे हो, तो उसका जो अकाउंट है, ठीक है, उसका कहीं तो अकाउंट होगा, मान लो एसबीआई बैंक में आप, उसका खाता है, तो एसबीआई का आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और वो लेजर किसके नीचे बनेगा, बैंक अकाउंट के नीचे बनेगा, ध्यान रखना। और बैंक अकाउंट ऑलरेडी किसके नीचे है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी क्या है, करंट एसेट्स है, यानी कि एसबीआई में जो आपका पैसा रखा हुआ है वो बैंक अकाउंट के नीचे आएगा, और बैंक अकाउंट जो है वो ऑलरेडी करंट एसेट्स के नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी मान लो एचडीएफसी में आपने अकाउंट खुलवा रखा है, तो एचडीएफसी का जब लेजर बनाओगे तो वो किसके नीचे बनेगा, बैंक अकाउंट के नीचे बनेगा। ठीक है, केस किसी भी बैंक का आप लेजर क्रिएट करोगे वो बैंक अकाउंट के नीचे आएगा, ये क्लियर। दूसरा केस इन हैंड है, आपके पास जो केस पड़ा है उसका जो लेजर है, हालांकि केस का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, बट मान लो आपके पास कोई अलग से और केस आपने निकाल रखा है, और अगर उसका लेजर बनाना चाहते हो तो वो कैश इन हैंड के ग्रुप के नीचे आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट ग्रुप है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या होता है, डिपॉजिट्स में देखो मैं आपको बता देता हूं कि दो ग्रुप है, एक होता है डिपॉजिट्स और एक होता है इसमें एक ग्रुप और होगा आई थिंक, है ना। देखो एक तो हो गया, हाँ, एक इन्वेस्टमेंट, ये ग्रुप दोनों में एक साथ ही पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है ना, किस लिए, कि वो पैसा जो है बढ़े। ठीक है, तो मान लो कि आपने कोई एफडी करवा दी, अब एफडी करवा दी आपने बैंक में, एचडीएफसी बैंक में आपने 50,000 की एफडी करवा दी। ठीक है, तो वो जो एफडी का लेजर बनेगा वो क्या बनेगा, वो एफडी का लेजर अंडर डिपॉजिट ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपने एफडी बना दी या आपने कोई आरडी कर दी, ठीक है, शुरू, तो उसका जो ग्रुप है वो भी किसके नीचे, वो कौन से ग्रुप के नीचे बनेगी, डिपॉजिट्स में बनेगी। ठीक है, तो फिर सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सर देखो डिपॉजिट्स में वो लेजर आते हैं, जैसे एफडी का लेजर आ गया, आरडी का लेजर आ गया। ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे फंड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, आपने कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया है तो उसका जो लेजर है वो भी डिपॉजिट्स के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो फिर इन्वेस्टमेंट में क्या आता है भाई, दोनों में फर्क क्या है, समझ लो आप अच्छे तरीके से। देखो डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है, आपको टाइम फिक्स रहता है कि भैया मैं इतने टाइम के लिए क्या कर रहा हूं, मैं ये जो फंड है इतने टाइम के लिए मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, और आपको टाइम और उसके साथ साथ रिटर्न, आई थिंक रिटर्न भी आपका लगभग कैलकुलेटेड रहता है। जैसे एफडी है तो उसपे 7% मिलेगा या 8% मिलेगा, वो सब पहले से ही क्या होता है, डिसाइड होता है। तो डिपॉजिट्स में वो लेजर्स आते हैं जो आपने किया तो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन उनका टाइम और रिटर्न आपको पहले से कैलकुलेटेड रहता है कि भैया इसका इतना पैसा इतने टाइम में आ जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जिसमें आपको ना तो टाइम पहले से पता होता है ना रिटर्न पहले से पता होता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको पहले से क्या नहीं होती है, पता नहीं होती है। जैसे मान लो कि आपने स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, अब भैया स्टॉक का पैसा तो जो है हो सकता है कि 4 गुना भी हो जाए, हो सकता है कि वो आधा ही रह जाए। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स तो नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आपने स्टॉक खरीद लिया है या कोई म्यूचुअल फंड में मान लो आपने पैसा लगाया है, तो उसका जो लेजर बनेगा, म्यूचुअल फंड में आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, तो उस म्यूचुअल फंड का जो आप लेजर बनाओगे ना, वो इन्वेस्टमेंट के अंडर में बनाओगे। आपने कोई स्टॉक खरीदा तो उस स्टॉक का जो लेजर बनाओगे ना, वो आप इन्वेस्टमेंट में खरीदना, इन्वेस्टमेंट के अंडर में बनाओगे। लेकिन डिपॉजिट्स का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो डिपॉजिट्स आपका क्लियर हो गया है, इन्वेस्टमेंट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्लियर हो गया, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स हो गया। लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, ये कब होता है, लोन एंड एडवांस। ठीक है, अरे भैया ऐसा होता है कि आप जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो क्या करते हो, लोन देते हो। मान लो आपके कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और उस एम्प्लॉय को आपने क्या किया, आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, सैलरी से एडवांस कर दिया पेमेंट, या उसको लोन दे दिया कि भाई एक काम कर,
तेरे को मैं 50,000 का लोन दे देता हूँ, तुम मुझे धीरे धीरे दे देना या फिर इंटरेस्ट के साथ में दे देना, वो आपकी डील है। बट आपने उसको जो एडवांस पेमेंट दिया है, ठीक है, तो उसका जो लेजर बनाओगे आप, उसका जो एडवांस पेमेंट का जो लेजर बनाओगे, उसका अंडर ग्रुप क्या रखोगे, लोन एंड एडवांस रहेगा। समझ गए? तो लोन एंड एडवांस क्या होता है कि आपके द्वारा दिया गया पेमेंट होता है, और वो आपका एक तरीके से क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक आपके यहाँ पर है, अभी अवेलेबल है, ठीक है, तो जो स्टॉक इन हैंड वो लेजर होता है जो परचेज के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, अवेलेबल फॉर परचेज, अवेलेबल फॉर परचेज, तो ऐसा स्टॉक जो परचेज, सॉरी सॉरी सॉरी, अवेलेबल फॉर सेल्स, ऐसा स्टॉक जो सेल्स के लिए क्या है, अवेलेबल है, वो स्टॉक इन हैंड कहलाता है। तो जब भी इस तरीके का लेजर बनेगा, वो स्टॉक इन हैंड के क्या होगा, अंडर में बनेगा। इसी तरीके से सन्ड्री डेबिटर क्या होते हैं, ठीक है, सन्ड्री डेबिटर, भाई ऐसा है, ये दो टर्म्स है, दोनों पढ़ा रहा हूं आपको, सन्ड्री डेबिटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। देखो समझ लो, सन्ड्री डेबिटर कौन होते हैं, ये आपके जो है देनदार होते हैं, और ये आपके कौन होते हैं, लेनदार होते हैं। ठीक है, जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में जब हम उधार, मान लो आपने उधार माल बेच दिया, तो जब भी आप किसी को उधार माल बेचोगे, तो उससे आपको पैसा लेना है, तो वो आपके क्या होंगे, देनदार होंगे। यानी कि जो भी आपके कस्टमर हैं, उनके जब भी लेजर बनाओगे, ऐसा समझ लो आप, आपके कस्टमर का जब भी लेजर बनाओगे, वो सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत मिलेगा, रखना है उसको। और यदि आप जिन पार्टी से पेमेंट क्या करते हो, आप जिन पार्टी से सामान क्या करते हो, खरीदते हो, आप खुद क्या करते हो, खरीदते हो, तो यदि जो आपकी पार्टी है, ठीक है, बिजनेस में हम जिसको पार्टी कहते हैं, या मैं कहूँ डीलर कहते हैं, ठीक है, जिनसे हम खुद क्या लेते हैं, सामान लेते हैं, तो अगर आप उनसे सामान अगर आप लेते हो उधार, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, यानी वो आपके क्या हो गए, लेनदार हो गए। ठीक है, तो जो आपके लेनदार हैं, यानी आपकी पार्टी, आपके डीलर, वो सब सन्ड्री क्रेडिटर, उनकी जब भी लेजर बनाओगे, सन्ड्री क्रेडिटर में रखोगे। और जब आप अपने कस्टमर्स का क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे, क्योंकि वो कस्टमर आपको पैसा देने वाले हैं, वो आपके देनदार है, इसलिए उनका लेजर सन्ड्री डेबिटर में बनाओगे। ठीक है, ये दोनों लेजर क्लियर हो गए, यानी सन्ड्री डेबिटर आपका क्लियर हो गया, एंड आपका सन्ड्री, ये देखो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर भी है, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर है, मैंने ये दोनों ही क्या करवा दिए हैं, क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, सर करंट लाइबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आप समझ लो, जैसे एसेट्स को हमने समझा था, वैसे ही लाइबिलिटी को भी समझ लो। ठीक है, लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है जिसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी, एक होती है जिसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी, और दूसरी चीज है, हाँ, आप इसको करंट लाइबिलिटी ही समझ लो। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती है, देखो लाइबिलिटी वो चीज है जो आपको देना ही है ना, देना ही है। अरे मेरे बात समझ में, तो वो लाइबिलिटी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपने कोई बैंक है, और बैंक से आपने ले लिया लोन, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया, अब बताओ इसमें ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कि यार मैं तो नहीं दूं, अरे भैया बैंक से लोन ले लिया, अब आपको ये देना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, चुकाना ही पड़ेगा, तो ये जो कंडीशन, मस्ट की कंडीशन जिसके लग जाती है ना, वो लाइबिलिटी है एक तरीके से। ठीक है, तो बैंक लोन लिया तो भैया चुकाना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाती है। और लाइबिलिटी भी तरह तरह की होती है, देखो लाइबिलिटी में, देखो सबसे पहले क्या है लाइबिलिटी में, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो भी आपके टैक्स बनते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी टैक्स के लेजर बनेंगे, इसका यूज क्या है ड्यूटी एंड टैक्सेस का, कि जितने भी टैक्स के लेजर बनते हैं, एक इनकम टैक्स को छोड़ देना, ठीक है भाई, एक इनकम टैक्स की जो लेजर बनती है ना, वो कैपिटल के नीचे बनती है, कैपिटल के ग्रुप के नीचे बनती है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा जितने भी टैक्स है, इनकम टैक्स को छोड़ दो, इनकम टैक्स का लेजर कैपिटल के जो लेजर है उसके अंडर में बनता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो हमारे कंप्लीट जो है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारी पूरी जो इनकम होती है उसके ऊपर लगता है, और वो हमारे कैपिटल में से ही क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये कैपिटल के अंडर में बनती है। अब दूसरी चीज ये समझ लो,
और इसके अलावा जितने भी टैक्स है, इसके अलावा चाहे आपका जीएसटी का कोई लेजर बने, चाहे आपका टीडीएस का कोई लेजर बने, चाहे आपका कोई सेस का लेजर बने, ठीक है, चाहे आपका वेट का लेजर बने, चाहे इसका सर्विस टैक्स का लेजर बने, कोई सा भी लेजर आप जब भी बनाओगे किसी टैक्स का, उसका जो ग्रुप होगा वो होगा ड्यूटी एंड टैक्स। ठीक है, एक ही बार में समझ लो, एक ही बार में समझ लो, ड्यूटी एंड टैक्स। सही है, तो जब भी कोई टैक्स का लेजर बनाओगे तो क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर में बनेगा। तो ड्यूटी एंड टैक्स क्लियर हो गया हमारा। अब बात आती है प्रोविजंस क्या होते हैं। अरे भाई प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन जो होते हैं ना, कई लोग इसे प्रोविजंस को जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस की तरह ही समझ लेते हैं। अरे भाई फर्क है, दोनों में फर्क है, रिजर्व एंड सरप्लस में और प्रोविजंस में फर्क है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है ना, ये जो है ये हमारे पास जो पेमेंट होता है ये पार्ट ऑफ कैपिटल होता है ये। ठीक है, पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। और प्रोविजन जो होते हैं ना, ये एक फंड हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये फंड हम खुद बनाते हैं, एक ऐसा हम फंड बनाते हैं जो भविष्य में कोई दिक्कत आ जाए, मान लो आपने फंड बना दिया भाई एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी का एक फंड बना दिया, उसमें आपने 1 लाख रुपए अलग से निकाल दिए। ठीक है, ये 1 लाख रुपए अलग से निकाल दिए आपने। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए अलग से निकाले आपने एम्प्लॉय सैलरी प्रोविजन, और ये अंडर किसके आएगा, प्रोविजंस के आएगा। इससे इस 1 लाख रुपए है ना भाई, इसको आप जो है, इसको आप अदर चीजों में क्या नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, अदर चीजों में इसको खर्च नहीं कर सकते इस पैसे को, क्योंकि ये एज ए प्रोविजन रखा हुआ है। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी पैसा है हम बचा के ही रखते हैं, इसलिए बचा के रखते हैं कि भाई इन फ्यूचर जो है ये हमारे काम आएगा, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, अदर चीजों में क्या ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं इस पैसे को। लेकिन इसको अगर हमने प्रोविजन के रूप में अगर कोई पैसा निकाल दिया है, तो वो भी पार्ट, वो भी पैसा तो कहां से इनकम हो रहा है, वो जो हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है, उसी के अंदर ये पैसा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पैसे को आप अदर जगह पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो प्रोविजन का पैसा है वो जो है उसी के लिए हो जाता है। अगर मान लो भविष्य में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एम्प्लॉइज को सैलरी देने के कंपनी में क्या नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तब इस प्रोविजन फंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आ गई। तो इस तरीके का फंड भी आजकल निकाला जाता है कंपनियों में, ताकि बुरे समय से बचा जा सके। सन्ड्री क्रेडिटर मैंने पढ़ा ही दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, अब देखो एक्सपेंसेस समझ लो, भैया हम कंपनी चलाते हैं, खर्चे तो हमारे पास होंगे ही। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, अरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से क्या होता है, रिलेटेड होता है, यानी जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, आप तो ये समझ लो। ठीक है, या डायरेक्ट आपकी जो प्रोडक्शन है, या मैं कहूँ आपके जो डायरेक्ट फैक्ट्री है उसको डायरेक्ट क्या करता है, प्रभावित करता है। वो जो खर्चे हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है, भैया फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत सारी चीजें अलग से, और मार्केटिंग के भी खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सैलरी भी देनी होती है। मान लो आप कर्मचारी को सैलरी दे रहे हो, तो जो सैलरी का जो अकाउंट बनेगा वो किसके नीचे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आप दे रहे हो, ठीक है, सैलरी दे रहे हो, कोई मार्केटिंग का पैसा खर्च कर रहे हो तो मार्केटिंग का आप एक लेजर बनाओगे। ठीक है, वो भी खर्चा ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरीके से, और इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, मान लो कि आप कोई है ना, वैक्स वैक्स हो गया, कोई सामान को लाने ले जाने में जो पैसा खर्च हो गया, ढुलाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये सारे जो खर्चे हैं आप किसके नीचे दिखा सकते हो, ये खर्चे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे दिखा सकते हो। तो जब भी आपका वैक्स का बनाना हो, ट्रांसपोर्टेशन का बनाना हो लेजर, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे बनाएंगे। और जब भी हमें सैलरी के लेजर बनाने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ गया उसका लेजर बनाना है, ठीक है, और आपका जो है मार्केटिंग का लेजर बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें इस एक्सपेंसेस के नीचे आ जाएगी, इनडायरेक्ट की लेजर के नीचे। तो ये मैंने पढ़ा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ा दिया। अब आ गई इनकम। इनकम की अगर हम बात करें तो यही चीज आपकी इनकम को भी शो करती है कि इनकम दो तरीके की होती है। एक तो इनकम होती है जो डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है, डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। अरे
डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? अरे वो आपका वो सोर्स, इसके नीचे आपका वो सोर्स आता है इनकम का, वो स्रोत आता है इनकम का जो आपका मेन सोर्स है। ठीक है भाई, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, मेरा इंस्टीट्यूट है कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, तो मेरा जो मेन इनकम का सोर्स है ना वो मेरा डायरेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लो मैं अगर टैली पढ़ा रहा हूं तो जो टैली पढ़ाने से जो इनकम आएगी वो क्या आएगी? डायरेक्ट इनकम होगी मेरी। लेकिन मान लो कि मेरे पास थोड़ा पैसा है और मैंने किसी को ब्याज पे दे दिया, तो उससे मेरे को जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसका जो मैं लेजर बनाऊंगा तो ये इसका रिलेशन मेरे मेन सोर्स से नहीं है। तो ये जो लेजर बनेंगे, इनकम इंटरेस्ट आ रहा है, या मान लो मैंने कोई मेरी बिल्डिंग है उसको मैंने रेंट पे लगा दिया, उससे मेरे पास क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। तो मेरे पास रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई किसी तरीके का मेरे पास मान लो कमीशन आ रहा है, ठीक है, और इससे मेरी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन ये मेरी डायरेक्ट इनकम नहीं है ना। डायरेक्ट इनकम मेरी वो है जो मैं टैली पढ़ाने से, या टैली का कोर्स, या कोई भी चीज जो मेरी टैली से रिलेटेड है, अगर वो मेरे पास इनकम आ रही है तो वो मेरी मेन इनकम होगी। ठीक है, जैसे मेरे स्टूडेंट है, कोई आया मेरे पास, स्टूडेंट आया, ठीक है, और वो टैली का कोर्स लेता है, जो तो टैली का जो मैं बनाऊंगा, कोर्स बनाऊंगा या लेजर बनाऊंगा, वो मेरी होगी डायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, या इसके अलावा कोई कोर्स है तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी, ये मेरा इनकम सोर्स है। लेकिन इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है, रेंट से जो इनकम आ रही है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, तो जब भी मैं कमीशन के, रेंट के, इंटरेस्ट के लेजर बनाऊंगा, इनडायरेक्ट जो इनकम है उसके अंडर में बनाऊंगा, और जब भी मेरे मेन इनकम सोर्स की लेजर बनाऊंगा तो वो डायरेक्ट इनकम के नीचे बनाऊंगा। तो आगे आपको समझ में ये चीज भी। तो ये देखो, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पढ़ लिया, इनकम भी पढ़ लिया, फिक्स एसेट्स हम पढ़ ही चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम पढ़ चुके, इनडायरेक्ट इनकम भी पढ़ चुके, इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके। अब आ जाओ ये तीन जो है, लोन्स। लोन्स ये क्या है? तो लोन्स मैं शुरू में पढ़ा चुका हूं कि लोन्स जो है वो एक तरीके से क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, ये लोन्स वो है जो जो हम लेते हैं। अगर हम लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और अगर लोन हम देते हैं, मान लो हम हमारे कर्मचारियों को लोन दे देते हैं, उनको पेमेंट की जरूरत है, तो जब हम देते हैं, तो जब हम लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है, क्योंकि वो हमारा पैसा है। जब हम लोन लेते हैं तो भैया हमें उसको चुकाना है, इसलिए वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो जो हमें चुकानी होती है वो लाइबिलिटी होती है। तो तीन तरीके के जो लोन है जो हम लेते हैं और वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है बैंक ओडी अकाउंट। ये ओडी क्या होता है मैं समझा देता हूं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है, और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, हालांकि ये होते हैं लोन्स के अंडर में ही है, बट इनकी अलग अलग ग्रुप बन जाए, अलग अलग थोड़ा रिपोर्ट अच्छा बन जाए टैली में, तो उसके लिए हम सही ग्रुप को क्या करते हैं? सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखो, समझो बैंक ओडी अकाउंट, इस ग्रुप का इस्तेमाल कब करते हैं? देखो, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं अपना, और अगर आपका जो लेन देन है वो बैंक के साथ में क्या है? सही है, आप एक अच्छे क्लाइंट हो बैंक के, तो बैंक आपको क्या करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर एक लिमिट दे देता है। आपको बोल देता है कि भाई आपका हम 1 लाख रुपए का लिमिट देते हैं, यानी 1 लाख रुपए का उसने इनडायरेक्ट रूप से लोन दे दिया आपको। ठीक है, अब आप उसको अगर यूज में ले लेते हो तो उसके ऊपर जो है एक टाइम ड्यूरेशन भी वो देते हैं कि 45 डेज का दे देते हैं, कई बैंक 30 डेज का देते हैं। तो जो है, हाँ, ये लगवा लो। तो जो यूज है ना, इस यूज को आप समझो। ठीक है, तो 45 डे का दे देते हैं, कई कई बैंक 30 डे का देते हैं, तो ये आपको हमारे को समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो उतने टाइम तक अगर हम बैंक को पैसा वापस दे देते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन यदि हमने नहीं दिया तो उस पर डबल इंटरेस्ट लगता है। तो ये होता है इस तरीके का, जब हम कोई ओडी करवाते हैं, किसी अकाउंट पे हम ओडी करवाते हैं और बैंक हमें क्या देता है उस पे, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो वो हमारे को क्या करता है? एक लिमिट देता है, और उसको भी हम क्या बोलेंगे? लोन ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि हमने बैंक का पैसा क्या लिया है? काम में लिया है, और वो हमें चुकाना है। तो ओडी के ऊपर अगर आपने ओडी ली है किसी अकाउंट के ऊपर, ओवरड्राफ्ट अगर आपने एक्टिव करवाया है, तो वो भी आपका लोन ही हो गया है। और जब उसका आप लेजर बनाओगे, मान लो एचडीएफसी बैंक से मैंने 2 लाख रुपए की ओडी ली है, तो मैं क्या करूंगा? एचडीएफसी ओडी अकाउंट, ये लेजर बनेगा मेरा। ठीक है, तो इसका किसके नीचे बनेगा? ये बनेगा बैंक ओडी अकाउंट के नीचे बनेगा। ठीक है,
इसी तरीके से सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं भैया? सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें आप किसी बैंक से जब लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो बैंक इसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ चीज लेता है। हो सकता है आपसे जमीन के कागज ले लें, हो सकता है कि आपसे जो है कोई ज्वेलरी आपसे रखवा ले, हो सकता है कि आपसे कोई बॉन्ड वगैरह आपके पास तो वो रखवा लें, हो सकता है कि आपके पास कोई स्टॉक्स लिए हुए हों तो उन्हें गिरवी रख लें। तो कोई भी सिक्योरिटी जो है बैंक लेगा, देन उसके बदले में क्या होगा, आपको वो लोन देगा। ऐसे लोन सिक्योर लोन होते हैं। मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है कागज रख करके, ठीक है। कौन सा लोन लिया है मैंने? सिक्योर लोन लिया है, ठीक है। तो वो मैंने प्रॉपर्टी रख दी। अब मैंने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया एचडीएफसी बैंक से, तो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा एचडीएफसी सिक्योर्ड लोन, ठीक है, सिक्योर्ड लोन, ठीक है। और ये किसके नीचे आ जाएगा? ये अंडर आ जाएगा सिक्योर्ड लोन के नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा लोन का एक लेजर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? जिसमें आपको बदले में रखना नहीं होता है। मान लो कोई पर्सनल लोन ले रहे हो आप, ठीक है, 2 4 5 लाख रुपए के लोन में बैंक क्या होता है, यदि आपका अच्छा सिविल है और अच्छा यदि आप बैंक के साथ लेन देन है, तो आई थिंक 2 4 5 लाख रुपए का लोन आपको अनसिक्योर्ड मिल जाता है, उसमें बैंक आपको कुछ रखता नहीं है। तो अगर इस तरीके का लोन आपने लिया है, या फिर कई बार ऐसे होता है कि आपका कोई जानकार है, मान लो आपका कोई जानकार है, आपने बैंक से नहीं लिया, आपका कोई जानकार है, आपने उससे ले लिया, बदले में उसने आपसे कुछ रखा नहीं, तो वो भी एक अनसिक्योर्ड लोन ही है। तो उसको आप इसके नीचे रखोगे। मान लो कि कोई है, मेरा फ्रेंड है कोई जिसका नाम मुकेश है, और मैं मुकेश से 5 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो मुकेश से जो मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं वो एज ए लोन लिए हैं, मुझे वापस चुकाने हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा, मुकेश लोन अकाउंट, ठीक है। और ये अंडर ग्रुप किसके नीचे रखूंगा? मैं अनसिक्योर्ड लोन के नीचे रखूंगा। तो इस तरीके से आपने देखा। और फिर लास्ट आ जाते हैं परचेज अकाउंट। देखो, जब भी हम कोई गुड्स बाय करेंगे ना, तो उसकी एंट्री, ठीक है, उसका हमें एंट्री करना होगा, वो परचेज अकाउंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी हम कोई गुड्स बाय करेंगे परचेज अकाउंट के थ्रू ही क्या होगा, वो बाय होगा। तो हमें उसमें लेजर बनानी पड़ेगी परचेज, यानी कि हमें जब भी हम इसके नीचे क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई गुड्स बाय किया, तो हम परचेज का लेजर बनाते हैं और उसका अंडर ग्रुप भी क्या रहता है? परचेज ही रहता है, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स, जब हम कोई गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो हमें क्या करना होता है? सेल का एक लेजर बनाना पड़ता है। और ये जो सेल का लेजर है, ये सेल का लेजर, इसका ग्रुप क्या रखेंगे हम? सेल ही रखेंगे। सेल अकाउंट का ग्रुप का जो ग्रुप है वो क्या रहता है? सेल अकाउंट ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूरा के पूरे 28 ग्रुप मैंने आज जो है आपको क्लियर करे हैं। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा है, और मैंने देखो जल्दी जल्दी करे हैं। हो सकता है कि आपको कोई चीज ना समझ आए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको 100% उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और सीखते रहें। एंड मेरा एक ही मकसद है, लर्न एंड अर्न। आप सीखें और कमाएं, यही मेरे जीवन का क्या है, मकसद है। यदि आपको हेल्प मिला है कुछ भी इस वीडियो से, तो प्लीज आप जो है चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।